Hi and welcome to the Father Son YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वो तमाम सेशन जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। आज के सेशन में हम एक और डीकम्पोजिशन मैथड को जानेंगे विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन मैथड दैट इज कॉल्ड आ सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन सी से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट या वीडियो रिलेटेड कंटेंट वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं। आप गूगल पे फहद हुसैन सी से सर्च करके मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर आएंगे और वहाँ से ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और उसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एक्चुअली काम कैसे करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका कुछ ये इमेज रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। अगर मैं इस स्मॉल सर्किल इमेज को कन्वर्ट इस इमेज पे करना चाहता हूँ, विच मीन इमेज नंबर 1 को इस इमेज 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पर करनी होगी। या तो मुझे रोटेट करना होगा या मुझे इसे स्ट्रेच करना होगा। स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली वे पे भी हो सकता है और वर्टिकल वे पे भी हो सकता है। यानी अगर मैं इस इमेज को, इमेज नंबर 1 को स्ट्रेच करूं और उसके बाद इस वे पे रोटेट करूं कि इसका अपर एरिया यहाँ पर आ जाए और लोअर एरिया यहाँ पर आ जाए, तो बिल्कुल इन दोनों रोटेशन के बाद हमारी इमेज कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स इट। इसी तरह से अगर मैं इमेज को कुछ कलर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच और रोटेट करने के बेस पर वहां नहीं आ सकता, बल्कि पहले मुझे देखना होगा कि कौन सा कलर ऑर्डर्स किस तरफ होना चाहिए जिसके बाद स्ट्रेच एंड रोटेट से वही शेप बन पाएगी जो इमेज पे मौजूद है या नहीं। लिहाजा मैं इसे भी बिल्कुल उसी लॉजिक के साथ सेव करूं कि इमेज नंबर 1 और 2 यहां पर मौजूद है। तो अगर मैं इसको सिर्फ स्ट्रेच करके रोटेट करूं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि रोटेट कलर कहां पर आ रहा है, बल्कि पहले हमें ये देखना होगा कि रोटेशन पे हमें पहले करनी होगी ताकि ब्लू कलर नीचे की तरफ आ जाए और ऑरेंज ऊपर चले जाए। तो अगर आप इस तरह से रोटेशन देखें तो आपका कलर रोटेट होने के बाद ऑरेंज नीचे रह जाएगा और ब्लू ऊपर। लिहाजा मैंने दूसरी इमेज पे क्या किया कि पहले मैंने अपने सर्कल इमेज के कलर को रोटेट किया, यानी ब्लू को इस एंगल में ले आया कि ब्लू इस तरफ शो हो और ऑरेंज को इस एंगल पे। तो आप देख रहे हैं रोटेशन पे ये आ चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये कुछ नीचे की तरफ यूं चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ, और एट लास्ट कन्वर्ट होने के बाद कुछ यूं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हम अपने मैट्रिक्स को भी यही करना चाहते हैं कि हम उसे रोटेट स्ट्रेच करके मल्टीपल मैट्रिक्स में डिकम्पोज करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। लेट्स सी अहेड। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जो इस इमेज पर अगर आप देखें तो मैंने इसके 4 डायमेंशन वे पर इसकी वैल्यूज लिख दी हैं। मैट्रिक्स के कोई भी फॉर्म हो सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ऑरेंज है और उसके अलावा ग्रीन है। तो अगर इस सर्कल को जो कि यहाँ पर मौजूद है इसे मैं रोटेट करूँ, ठीक है, ये रोटेशन साइन है, तो इस रोटेशन के बाद इस इमेज का शेप जो है देखें, अगर रेड यहाँ पर था तो अगर ये इस डायमेंशन पे, तो इस रोटेशन के बाद हमारा ये जो कलर था रेड यहाँ पर वो कुछ इस जगह पर आ गया, ठीक है। तो ये रोटेशन यहाँ पर आ गई है। इसी तरह ब्लू, ऑरेंज और इसी तरह ग्रीन की भी रोटेशन हो गई। तो ये हमारे पास रोटेशन साइन है। इसके बाद मैंने इस गिवन मैट्रिक्स को यहाँ पर रोटेट किया, ठीक है। रोटेट करने के बाद स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो इस बेस पे आप देखें ये ग्रीन कलर्स अगर यहाँ पर मौजूद है और मैं इसे स्ट्रेच करूँ तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये रेड यहाँ पर चला जाएगा, ये ब्लू यहाँ पर और ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये स्ट्रेच होने के बाद इस तरह से हो गया। अब जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में रोटेट किया था, फिर अब मैं एंडिंग में भी उसे रोटेट करूंगा ताकि अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच सकूं। और आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये रेड यहां पर आया, ये ब्लू यहां पर आया, ये ग्रीन और ये ऑरेंज। तो इस शेप्स पर आने के बाद एट लास्ट हमारा ये मैट्रिक्स प्लॉट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने गिवन ए मैट्रिक्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें यू और V ट्रांसपोज इस वक्त रोटेशन का किरदार अदा कर रहा है, और समेशन जो मैट्रिक्स है यहाँ पर वो यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है आपको, या स्ट्रेच कर रहा है डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मैथड जो है वो हमारे गिवन मैट्रिक्स को 3 अलग अलग मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाय यूजिंग अ सिंपल रोटेशन एंड डायगोनल वे पे जो रोटेशन या स्ट्रेचिंग हो रही है उसके लॉजिक के मुताबिक। अब एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन नॉर्मली हम इस्तेमाल ही ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर आपका जो मैट्रिक्स है उसके रॉज एंड कॉलम
सेम ना हो, यानी जिस तरह से हमने एलयू डिकम्पोजिशन देखा या आयन डिकम्पोजिशन देखा, तो वहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स होता था वो स्क्वायर होता था, यानी रॉज एंड कॉलम दोनों बराबर होते थे। और हम ये देख रहे थे वहाँ पर कि अगर जब हम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रॉब्लम की बढ़ेगी तो वहाँ पर रॉज एंड कॉलम दोनों की क्वांटिटी बराबर नहीं रहेगी, तो वहाँ पर कौन सा डिकम्पोजिशन को इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पर हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त यहाँ पर मैट्रिक्स T m/n का मौजूद है, तो जो U मैट्रिक्स होगा वो m/r हो जाएगा, समेशन r/r हो जाएगा और V ट्रांसपोज r/n हो जाएगा। तो हम इसे पढ़ सकते हैं कि VDM ऑफ m/n मैट्रिक्स A is given by the formula of this, where U is a m/n मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल आइगन वैक्टर्स ऑफ A.at, यानी अगर आपका मैट्रिक्स का नाम A है तो A.t परफॉर्म करने के बाद हम एक U मैट्रिक्स को बना लेंगे जिसको ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर मैट्रिक्स कहा जाएगा। V ट्रांसपोज यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ दी n/n मैट्रिक्स है जो कंटेन करेगा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स को A.a ट्रांसपोज को, where at the last is the W, a n/n diagonal matrix of the singular value which are the square root of the eigenvectors of A.a। यानी जिस तरह से हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर्स निकाला था, बिल्कुल यहाँ पर भी यही चीज़ निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसको सिंगुलर वैल्यू या सिंगुलर वैक्टर्स कहा जा रहा होगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होगी, यानी इस बेस पर हमारे पास जो U एंड V है ये ऑर्थोगोनल वैक्टर्स हैं, ठीक है, जबकि अभी हमने समीशन पे देख लिया था कि ये ऑर्थोनॉर्मल वैक्टर्स के फॉर्म पर मौजूद है। तो हमने एक ओरिजिनल वैक्टर A को इन 3 वैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और जो इसकी बेसिक लॉजिक थी वो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि रोटेशन या स्ट्रेच किस तरह से कर करके हम अपने डेटा को डिकम्पोज कर रहे हैं। अब कुछ इंटरनल वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। इंटरनल वर्किंग्स हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली समझना होता है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन काम किस तरह से करता है, ऑल्दो हम प्रोग्रामिंग लॉजिक के जरिए से वो सारे काम डायरेक्टली आंसर्स के बेस पे ही हासिल करते हैं, लेकिन बस हमें बेसिक लॉजिक का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो मैं इसको 2/3 इस लिहाज से कह सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है उसमें A.at निकालना है, यानी A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है A से। वाज़ेह है कि अगर मैं A.at की बात करूं, दैट इज नॉट इक्वल टू A.t.a के, क्योंकि यहां पर जो हमारा वेक्टर है वो सिंगुलर वेक्टर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर वेक्टर है। यही वजह है कि हम दोनों चीज़ों को निकाल के कंप्यूट करेंगे। तो जब A.at निकाला गया तो ये सिंपल हमारे A वैल्यू थी, इसका ट्रांसपोज, और उसमें जो रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के जब अप्लाई किएगी तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशंस फॉर द अबव मैट्रिक्स के मुताबिक आइगन्स या सिंगुलर वैल्यूज निकालनी है। तो W माइनस लैम्डा T के जरिए से हमने इन W की जगह A.at की वैल्यूज पुट की गई, यानी 17, 8, 8, 17 माइनस लैम्डा बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2/2 का होगा। उसके बेस पर हमारे पास 2 लैम्डा की वैल्यूज आ गई जिसको हमने सिंगुलर वैल्यूज का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और सिंगुलर वैल्यूज के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू 25 के रिस्पेक्ट से 5 है और 9 के रिस्पेक्ट से 3 है। इसके बाद नाउ वी फाइंड द राइट सिंगुलर वैल्यूज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द eigenvectors of A.t.a. The eigenvalues of the A.t.a are 25 and 9 and 0. Since A.t.a is a symmetric, we know that the eigenvectors will be the orthogonal. तो इस लिहाज से एक सोल्यूशन हमारे पास लैम्डा की वैल्यू t के साथ सॉल्व होगी और एक वैल्यू 9 के साथ होगी। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे, होपफुली आपने वो वीडियो सेशन देखा हुआ, तो वहां पर हमने ये तमाम स्टेप्स को देखा हुआ है कि वैल्यूज किस तरह से रिजॉल्व हो रही होती है। फिर आइगन डिकम्पोजिशन पर भी हमने इन चीज़ों को देखा। तो ये सारे वीडियो सेशन आप तरतीब से ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ें और भी मजीद बेहतर तरीके से समझ में आए। अब लैम्डा की वैल्यू 25 के जरिए से हम ये चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट से A.at माइनस लैम्डा की वैल्यू 25 डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया। रॉड रिड्यूस टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एट लास्ट एक मैट्रिक्स प्लॉट हुई, और जब हम इसमें से यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो V1 हमारे पास ये वैल्यूज आई है। आप 1 डिवाइड फॉर्म पे लिख लें या डिवाइड होने के बाद जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज है V1 पे यहाँ लिख सकते हैं। यानी जिस तरह से हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज आई थी, अब सिंगुलर वैक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से मैं लैम्डा की वैल्यू 9 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेम टेक्निक्स हमने यहाँ पर यूज़ की, तो हमारे पास V2 आ गया। थर्ड वैक्टर की वैल्यूज वहाँ पे 0 थी, तो उस बेस पे भी हमने सॉल्व किया और यहाँ पर वैक्टर्स की वैल्यू प्लॉट हो गई। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर द थर्ड आइगन वैक्टर we could use the property that is a perpendicular to V1 and V2 such that V1t transpose dot V3 equal to 0 and V2t dot V3 is equal to 0, solving the above equation to generate the third eigenvectors, और उसके जरिए से हमने V3 की वैल्यूज भी निकाल दी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जब हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज एंड सिंगुलर वैक्टर आ गए तो हम 3 वैल्यूज यानी 3 अलग अलग वैक्टर्स में उसको डिवाइड करने में कामयाब हो चुके हैं।
सबसे पहले हमारे पास U यहाँ पर मौजूद है, फिर समेशन है और V ऑफ ट्रांसपोज यहाँ पर मौजूद है, और एट लास्ट ये हमारे पास डिकम्पोज होने के बाद वो वेक्टर्स मैट्रिक्स आ चुके हैं जो ओरिजिनली A के फॉर्म पर 2/3 के फॉर्म पे था। तो एट लास्ट मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनली 3-3-2 और 2-3-2 की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को आप इन 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, और इन टेक्निक्स को ज़्यादातर इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जहां पर आप इमेज कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज की रिकवरी, आइगन फेसेस, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, बैकग्राउंड रिमूवल फ्रॉम द वीडियोस, ये वो कुछ एप्लीकेशन है जिसमें सिंगुलर वैल्यू कंपोजिशन को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज होती है वो ज़्यादातर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। यही वजह है कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारे पास इनपुट वैल्यूज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म पर होती है। तो होपफुली आपको ये बातें तमाम क्लियर होंगी कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या है, किस तरह से रोटेशन या फिर कंप्रेस वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसके जरिए से हम अपने मैट्रिक्स को हैंडल करते हैं जो नॉन सिंगुलर होते हैं। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।